हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ और ये एक शेयरिंग व्यूइंग वाली स्टोरी है। इसकी डिमांड मेरी एक सब्सक्राइबर ने की थी, इसलिए मैं ये स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है और इसमें टॉप हमारे दो अल्फ़ा है। एक है लैन वांगजी जो 30 इयर्स ओल्ड है और दूसरा है लेंजेन, वही बॉटम हमारा विंग है जो 18 इयर्स ओल्ड है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक क्लब से, जहां हमारा विंग वेटर की जॉब करता है, वो भी पार्ट टाइम जॉब, जहां वो सभी वीआईपी कस्टमरों को ड्रिंक दिया करता है। वहीं हमारा विंग जो एक ओमेगा बॉय है, वो बेहद खूबसूरत है। उसकी ब्यूटी को देखकर हर एक कस्टमर उसको पाना चाहता है, उसको अपना बनाना चाहता है। मगर अफसोस, कोई भी विंग को टच करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि विंग एक नहीं बल्कि दो माफिया ब्रदर्स का ओमेगा बॉय है। हाँ गाइस, उस क्लब में दो माफिया ब्रदर्स आते हैं और वो हमारा विंग उन्हीं माफिया ब्रदर्स का एक ही ओमेगा बॉय है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा विंग है। वैसे तो विंग को अपनी बॉडी सेल करना पसंद नहीं है, मगर उसे अपनी माँ के इलाज के लिए अपनी बॉडी को सेल करना ही पड़ा। और जब वो अपनी बॉडी को सेल करने के लिए उस क्लब में आया था, तब उसने अपनी बॉडी को सेल न करने का विचार बनाकर उस क्लब में वेटर की जॉब करना सही समझा और वो उस क्लब में वेटर बन गया। लेकिन विंग इतना ब्यूटीफुल था कि वहाँ आते जाते लोग विंग को अपना बनाने के लिए उसे अपने पास बुलाते, कभी उसका हाथ टच करते, कभी उसको खींचकर अपनी लैब में बिठाते और कभी कभी तो उसके साथ बदतमीजी किया करते। लेकिन विंग पैसे के लिए लोगों की हर वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त किया करता था, क्योंकि उसको पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी और फिर उसे अपने खर्चे, अपने कॉलेज के खर्चे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल बिल भी सभी कुछ चुकाना था। और जो लोग विंग को अपने पास ड्रिंक सर्व करने के लिए बुलाते थे, वो विंग को खुश करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दिए करते थे। और इसी चीज़ को देखते हुए विंग उस क्लब में सब कुछ बर्दाश्त किया करता था। मगर जब वो अकेला होता था तो वो इन चीज़ों से परेशान होकर अकेले में काफ़ी रोता भी था। एक दिन ऐसे ही विंग क्लब के बाहर किसी पर्सन को गाड़ी में बिठाने के लिए आया था और जैसे ही विंग उस पर्सन को गाड़ी में बिठाता है, उसके बाद वो साइड में बैठकर रोने लगता है। तभी उसी क्लब में दो माफिया ब्रदर्स आते हैं और ये माफिया ब्रदर्स और कोई नहीं बल्कि हमारा वांगजी और लेंजेन था। वो विंग को रोते देख पहले तो कुछ नहीं कहते और अंदर आकर वीआईपी रूम में चले जाते हैं, जहां उस क्लब का मैनेजर जानता था कि बाकी के स्टाफ तो लेंजेन और वांगजी को सेड्यूस करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। मगर विंग जो उस समय नया उस क्लब में आया था, इसलिए मैनेजर विंग को बुलाता है और विंग को वांगजी और लेंजेन के लिए ड्रिंक ले जाने को कहता है। साथ ही विंग को भी ये भी समझाता है कि तुम भूल से भी उन दोनों भाइयों को सेड्यूस मत करना। वो लोग यहाँ केवल हफ्ते में एक दिन ड्रिंक करने आते हैं, उसके अलावा नहीं। विंग हाँ में इशारा करता है और उस वीआईपी रूम में चला जाता है, जहाँ हमारा लेंजेन और वांगजी बैठा था। और जैसे ही हमारा वांगजी विंग को देखता है, तो वो भी विंग की खूबसूरती देखकर विंग की ब्यूटी में खो जाता है और वो विंग को अपने पास बुलाता है। विंग डरते डरते वांगजी के पास आता है, जहाँ वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे एकदम से खींचकर अपनी लैब में बिठा देता है और उसके नेक पर शक करने लगता है, जो देखकर विंग को गुस्सा आता है और वो वांगजी के लैब से खड़े होकर वांगजी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जो देखकर तो वांगजी और लेंजेन दोनों ही शौक। तभी विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए उस कमरे से भागकर वॉशरूम में आ जाता है, जहां उसके पीछे पीछे उसका फ्रेंड न्यूसेन वो भी विंग के पीछे आता है और वो विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ विंग। इधर विंग रोते हुए पहले तो न्यूसेन को हक करता है और फिर रोते हुए न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन, इस समाज में लोग हम ओमेगाओं को गंदी नज़र से क्यों देखते हैं? ये लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम लोग अगर ऐसे क्लब में काम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी मजबूरी होगी? ये लोग हमारी मजबूरी को क्यों नहीं समझते हैं? जब देखो जिसे देखो एक भूखे शेर की तरह हम पर झपट पड़ते हैं। ये क्यों नहीं समझते हैं कि अगर हमें अपनी बॉडी को सेल करना ही होता तो हम लोग धंधे पर बैठते, ना कि इस क्लब में वेटर की जॉब करते। वैसे भी इस एज में
मैं इतना तो जान गया हूँ कि चाहे ओमेगा गर्ल हो या फिर ओमेगा बॉय, वो कहीं भी सेफ नहीं है। अरे मैं तो 2 पैसे कमाने के लिए यहाँ आता हूँ ताकि मैं अपनी माँ का हॉस्पिटल बिल चुका सकूँ, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ, अपना पेट भर सकूँ। मगर किसी को भी हमारी मजबूरी नहीं दिखाई देती है। दिखाई देती है तो सिर्फ हमारी बॉडी, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हें पता है, जब लोग मेरा हाथ पकड़ते हैं, मुझे अपनी लैब में बिठाते हैं और जब वो लोग मेरी चेस्ट के अंदर पैसे भरते हैं तो मुझे कितना डिस्गस्टिंग फील होता है। मुझे उनसे घिन आती है। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ मगर मेरी मजबूरी, मेरी परेशानी मुझे ये सब करने से रोक देती है और मैं जहर का घूंट पीकर रुक जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से चला गया तो मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊँगा। ये कहते कहते विंग काफ़ी रो रहा था। दूसरी तरफ न्यू हुसैन उसे संभाल रहा था। वहीं हम वॉशरूम के बाहर लेंजेन को देखते हैं, जो विंग की सारी बातें सुन लेता है और उसे विंग की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वैसे ये पहली बार था जब लेंजेन को किसी की बातों से इतना दुख हुआ था और वो वापस उसी वीआईपी रूम में आ जाता है, जहां लेंजेन को देखते ही वांग जी लेंजेन से पूछता है, भाई आपने उस वेटर को मार दिया ना? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तभी लेंजेन कहता है, नहीं वांग जी, आज गलती तुम्हारी थी, तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती करके गलत किया। वांग जी जब ये सुनता है तो वो शौक और लेंजेन को शौकिंग नज़रों से देखते हुए पूछता है, भाई ये आप क्या कह रहे हैं? वैसे क्या आपको पता नहीं उस जैसे पुअर पर्सन इस क्लब में क्यों आते हैं? अरे वो हम जैसे हैंडसम अल्फाओं को अपने जाल में फंसाने ही आते हैं। लेंजेन कहता है, नहीं वांग जी, कुछ लोगों को इन जगहों पर उनकी मजबूरी खींच लाती है, जैसे तुम्हें और मुझे खींच लिया था इस दुनिया ने, इस समाज ने। क्या तुम भूल गए जब उन लोगों ने हमारे पूरी फैमिली को मार दिया था? उसके बाद हम कैसे रोड पर भटकते थे, भूख से लड़ते थे? क्या तुम वो दिन भूल गए? वांग जी वो सब याद करके कहता है, भाई क्या हुआ आज अचानक ये सब बातें क्यों? अब लेंजेन वांग जी को वो सब बताता है जो उसने विंग के मुंह से सुना था। ये सुनकर तो वांग जी को भी दुख होता है और वो लेंजेन से माफ़ी मांगता है। लेंजेन कहता है, नहीं वांग जी, तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि उस ओमेगा बॉय से माफ़ी मांगनी चाहिए जो तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ है। वांग जी कहता है, हाँ भाई, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, पर उससे पहले मुझे उसे सेव करना है। लेंजेन कहता है, क्या सेव करना है, पर कैसे? वांग जी कहता है, अभी बताता हूँ। और फिर वो मैनेजर को बुलाता है और उसे कुछ कहकर भेज देता है। उसके बाद वांग जी और लेंजेन उस वीआईपी रूम से नीचे आते हैं और स्टेज पर आते हैं, जहाँ वांग जी हाथ में माइक लेता है और फिर वहाँ आए हुए सभी गेस्ट से कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं लैन वांग जी और ये मेरे भाई लेंजेन। आप सबको तो पता होगा ना कि हम दोनों माफिया ब्रदर्स हैं, इसलिए सभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस क्लब में एक वेटर मिस्टर विभूषण, तभी एक तेज रोशनी जो विंग पर पड़ती है और उसकी पिक्चर स्टेज पर दिखाई जाती है। उसे देखते हुए वांग जी आगे कहता है, दरअसल ये वेटर आज से हमारा है, मेरा मतलब हम माफिया ब्रदर्स का। इसलिए आज के बाद किसी ने भी इसे परेशान किया या फिर बुली किया तो हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, समझ गए ना? इतना कहकर वांग जी उस माइक को नीचे रखता है और विंग के पास आकर विंग से माफ़ी मांगता है, जो सुनकर विंग तो शौक। उसके बाद दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सभी लोग विंग को देखकर खुसर फुसर करने लगते हैं और अब धीरे धीरे सभी लोग विंग से दूर रहने लगते हैं। अब विंग भी अपने काम को अच्छे से कर पा रहा था विंग के जाने के, लेकिन धीरे धीरे विंग को एहसास होने लगा कि उस क्लब में विंग के साथ कोई भी ज़्यादा देर तक नहीं बैठता था, न ही उससे बात करते थे। यहाँ तक कि धीरे धीरे ये बात क्लब से भी बाहर निकल जाती है कि विंग माफिया ब्रदर्स का ओमेगा है। और फिर कॉलेज में भी सभी विंग से दूर रहने लगे, जो देखकर एक दिन विंग परेशान हो जाता है और वो न्यू हुसैन से पूछता है, न्यू हुसैन, ये सब क्या चल रहा है? मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि लोग क्लब में अब मेरे साथ बदतमीजी नहीं करते हैं, ना ही मुझसे बात करते हैं। यहाँ तक कि मैं भी उनसे कुछ पूछूं तो वो लोग केवल हाँ और ना में ही जवाब देते हैं, ऐसा क्यों? तभी न्यू हुसैन कहता है, अरे विंग, तू भूल गया उस दिन माफिया ब्रदर्स ने क्या कहा था? विंग कहता है, नहीं न्यू हुसैन कहता है, उसी तरह ये लोग भी नहीं भूले विंग। विंग कहता है, क्या मतलब न्यू हुसैन कहता है, विंग, उस दिन वांग जी ने कहा था ना कि आज से तुम उसके ओमेगा बॉय हो।
विंग कहता है पर तभी न्यूसेन कहता है पर क्या विंग, तुम जानते हो वो दोनों भाई कोई मामूली पर्सन नहीं बल्कि माफिया गैंगस्टर हैं। और तो और उन दोनों भाई ने सबके सामने ये कहा था कि आज से तुम उसके ओमेगा बॉय हो। बस इसी वजह से कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सब तुमसे डरने लगे हैं। सबको ये लगता है कि कहीं गलती से भी कोई तुमसे बदतमीजी न कर दे, क्योंकि विंग सबको अपनी जान प्यारी है। विंग कहता है पर मैं उसका ओमेगा नहीं हूँ, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। न्यूसेन कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें जानते हो या नहीं, फ़र्क तो इतना है कि वो तुम्हें जानते हैं और तुम उनके हो। विंग कहता है नहीं, मैं उनका नहीं हूँ न्यूसेन। अब न्यूसेन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इधर विंग अब यही सोचने लगता है कि मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। यही सोचते हुए वो अपने काम पर लग जाता है और फिर समय बीतता है। अब विंग विंग से अब कोई भी बातें नहीं करता था, जो देखकर विंग परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि वो उन दोनों माफिया ब्रदर्स से बात करेगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि वो ये जो भी रूमर्स है मैं उनका हूँ वो सब बंद करवा दे, क्योंकि इनसे उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। इससे वो ना तो क्लब में सही से काम कर पा रहा है और ना ही कॉलेज में उसके सारे फ्रेंड भी अब उससे दूर हो रहे हैं। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी उसे देखकर डरने लगे हैं। वो अब खुद को और भी ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। यहाँ तक कि उसका बेस्ट फ्रेंड न्यूसेन वो भी मुझसे दूर दूर रहता है, क्योंकि उसे भी डर है कि कहीं वो किसी दिन मुझ पे चिल्लाएगा या बदतमीजी करेगा तो तुम दोनों उसे मार दोगे। मैं इन सब से थक गया हूँ। मैं इस डर के साए में नहीं जीना चाहता हूँ, मैं केवल एक साधारण ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। विंग यही सब सोच के पहले हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को देखता है जिन्हें हार्ट डिसीज़ थी और डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसकी माँ का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए विंग को 3 मिलियन युआन चाहिए था और यही पैसे इकट्ठा करने के लिए उसने पहले अपनी बॉडी सेल करने के बारे में सोचा, मगर जब क्लब पहुंचा तो उसने इस आइडिया से गिव अप कर दिया था और उस क्लब में वेटर बन गया और वो अपनी माँ के पास बैठकर यही सब सोच रहा था। तभी डॉक्टर आते हैं और वो विंग से कहते हैं विंग, हमें जल्दी ही तुम्हारी माँ का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना होगा, वरना उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विंग जैसे ही ये सुनता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। और फिर वो अपने डैड के पास जाने के बारे में सोचता है और फिर नेक्स्ट डे विंग अपने डैड से मिलने जाता है और विंग के डैड और कोई नहीं बल्कि जियान फेमियान था। विंग जियान फेमियान से मिलने उसके मेंशन में जाता है, जहाँ मैडम यू विंग को देखते ही कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर विंग कहता है आंटी, मुझे डैड से मिलना है। तभी मैडम यू कहती है खबरदार, जो तुमने अपने इस गंदे मुंह से मेरे हस्बैंड को डैड कहा तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूँगी। विंग कहता है सॉरी आंटी, पर आप उन्हें बुला दीजिए, बहुत अर्जेंट है। मैडम यू कहती है नहीं और निकलो मेरे घर से। इतना कहकर मैडम यू अपने सर्वेंट को बुलाती है और कहती है कि इसे धक्के मारकर बाहर फेंक दो। और सर्वेंट विंग को घर से बाहर फेंकने आ ही रहे थे, तभी ऊपर से जियान फेमियान आते हुए पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है यू। मैडम यू जियान फेमियान की तरफ देखते हुए कहती है कुछ नहीं फेमियान, तुम्हारे नाजायज़ बेटे को घर से बाहर निकाल रही हूँ। तभी विंग चिल्लाता है डैड मोम की हालत ख़राब है, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए डैड प्लीज़। तभी फेमियान सर्वेंट से कहता है रुको। उसके बाद विंग उनसे अपना हाथ छुड़ाकर फेमियान के पास आता है और फेमियान का हाथ पकड़कर कहता है डैड प्लीज़ मोम को बचा लीजिए, उनकी हालत बहुत ख़राब है, उन्हें हार्ट डिसीज़ है। डॉक्टर ने कहा है उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना होगा और उसके लिए 3 मिलियन वॉन चाहिए। जो सुनकर जियान फेमियान कहता है ओह, तो तुम यहाँ पैसे लेने आए हो, पर मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ मेरी तुम्हारी माँ से कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ, एक बात और सुनो, तुम मेरे बेटे नहीं हो, उस औरत ने मुझे चीट किया था, इसलिए जाओ अपने बायोलॉजिकल बाप को ढूंढो और पैसे मांगो। इतना कहकर जियान फेमियान अपना हाथ छुड़वाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर ये बात सुनकर विंग शॉक और वो आंखों में
आंसू लेकर जियान हाउस से बाहर निकल जाता है, क्योंकि विंग को आज ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि जिसे वो आज तक अपना डैड मानता था, वो तो उसका डैड है ही नहीं। फिर मेरा डैड कौन है? अब विंग के माइंड में दूसरा सवाल आ चुका था। इसका मतलब मगर इसका जवाब उसकी माँ ही दे सकती थी, लेकिन उसकी माँ तो हॉस्पिटल बेड पर ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। पर विंग सोचता है भले ही उसके डैड कोई भी हो, लेकिन उसके माँ ने उसे पालने के लिए काफ़ी कष्ट उठाए हैं, और आज एक बेटा होने के नाते विंग अपनी माँ को ऐसे मरते तो नहीं देख सकता था ना, और उसे 3 मिलियन वॉन का इंतज़ाम करना ही था। इसलिए वो सोचता है कि वो इतने ज़्यादा अमाउंट कहाँ से लाएगा, और अब उसके दिमाग में एक ही ख्याल दोबारा जन्म लेता है, और वो था बॉडी सेल करने का। इसलिए वो फिर से क्लब पहुंचता है और वीआईपी रूम में जाकर ड्रिंक सर्व करते हुए उन्हें सेड्यूस भी करने लगता है। मगर क्लब में सभी जानते थे कि विंग माफिया ब्रदर्स का ओमेगा है, इसलिए कोई भी उसे अप्रोच नहीं करता, और इसी बात से वो परेशान होकर फिर से वॉशरूम भागता है और रोने लगता है। इधर न्यूसेन, जो विंग की हरकत को नोटिस कर रहा था और फिर विंग को वॉशरूम की तरफ जाते देख वो भी विंग के पीछे आता है, और विंग को फिर से रोते देख विंग से पूछता है, क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो? विंग न्यूसेन को बताता है कि मैं आज किसी भी वीआईपी कस्टमर को अपनी बॉडी सेल करने के लिए राजी हूँ, मगर आज कोई भी कस्टमर मुझे नहीं चाहता। अब मैं क्या करूँ? तभी न्यूसेन कहता है, पर विंग तुम अपनी बॉडी को सेल क्यों करना चाहते हो? विंग कहता है, अपनी माँ के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द ना हुआ तो वो मर जाएंगी, और मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तभी न्यूसेन कहता है, विंग अब तुम्हारी हेल्प एक ही पर्सन कर सकता है। विंग पूछता है, कौन? न्यूसेन कहता है, माफिया ब्रदर्स। हाँ विंग, वही तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। वैसे भी वो तुम्हें अपना ओमेगा बॉय मानते हैं, इसलिए तुम उन्हीं से हेल्प मांगो, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। न्यूसेन की बात सुनने के बाद विंग मन में सोचता है, हाँ मैं उनसे ही बात करता हूँ, पर मैं उनसे कैसे बात करूँ? उस दिन जब उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी तो मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया था, और आज मैं किस मुंह से उनसे हेल्प मांगूं? विंग यही सोचता है। और अब काम ख़त्म होने के बाद जब विंग वापस अपनी मॉम से मिलने आता है, तब डॉक्टर फिर से विंग से वही बात करता है कि विंग क्या हुआ, पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं? विंग डॉक्टर से कहता है, मैं कर रहा हूँ डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, विंग देखो, ऑपरेशन में जितना लेट होगा उतना ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ते रहेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इंतज़ाम करो। विंग हाँ में सिर हिलाता है, और फिर अपनी माँ से मिलने के बाद अपने रूम पर आता है, जहाँ उसके दिमाग में न्यू हुसैन और डॉक्टर की ही बातें चल रही थी। जहाँ न्यू हुसैन तो विंग को माफिया ब्रदर्स के पास जाने को कहता है, वही डॉक्टर विंग के माँ का ऑपरेशन के लिए जल्दी से जल्दी पैसा जमा करने को कहता है। और अब विंग पूरी रात दोनों ही बातों को सोचता है, और फिर फाइनली वो न्यू हुसैन की बात मानकर नेक्स्ट डे माफिया ब्रदर्स से मिलने लैन मैंसन पहुंच जाता है। जहां जाते हुए विंग देखता है कि लैन मैंसन में कितने सारे गार्ड हैं, और वो गार्ड विंग से पूछ रहे थे कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी विंग उन गार्ड को जवाब देता है कि वो लैन ब्रदर्स से मिलना चाहता है, जो सुनकर वो गार्ड विंग को अंदर भेज देते हैं। और अब एक गार्ड विंग को मैंसन में ले जाता है, जहाँ हमारा वांग जी और लेंजन ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी एक सर्वेंट लेंजन के पास आता है और लेंजन से कहता है, बॉस आपसे मिलने एक ओमेगा बॉय आया है। जो सुनकर लेंजन कहता है, व्हाट, कौन है वो? वो सर्वेंट कहता है, बॉस उसका नाम विभूषण है। ये नाम सुनकर तो लेंजन और वांग जी दोनों ही शॉक, और वो एक दूसरे को शॉकिंग नज़रों से देखते हैं। तभी लेंजन कहता है, जाओ उसे अंदर ले आओ। वो सर्वेंट विंग को उन दोनों के पास लाता है, जहाँ विंग पहले तो उन दोनों को ग्रीट करता है, उसके बाद हिचकिचाते हुए कुछ कहने वाला था। तभी लेंजन कहता है, इधर आओ। विंग डरते हुए लेंजन के पास जाता है। लेंजन विंग को अपने साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठने को कहता है। उसके बाद विंग भी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। लेंजन सर्वेंट से कहता है, विंग की प्लेट लगाओ और उसे ब्रेकफास्ट सर्व करो। विंग ब्रेकफास्ट के लिए मना करता है, मगर लेंजन उसे नैरो आइज से देखता है, जिसे देखकर विंग घबरा जाता है और वो चुप हो जाता है। उसके बाद सर्वेंट विंग के लिए
विंग के लिए भी ब्रेकफास्ट लगाता है और अब वो तीनों चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जब उनका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है, उसके बाद वो दोनों हॉल में काउच पर बैठते हैं और विंग से पूछते हैं, अब बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? विंग कहता है, वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तभी वांग जी कहता है, कैसी हेल्प विंग? विंग कहता है, दरअसल मेरी मॉम वो हॉस्पिटल में है और उनके इलाज के लिए मुझे 3 मिलियन वॉन चाहिए। वांग जी कहता है, ओ पर इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? हम तुम्हें 3 मिलियन वॉन दे देंगे, मगर उसके बदले हमें क्या मिलेगा? क्योंकि हम लोग माफिया के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं और हम लोग अपना इन्वेस्ट वहीं करते हैं जहां हमें मुनाफा होता है। और तुम्हारी हालत देख के नहीं लग रहा है कि तुम पर इन्वेस्टमेंट करके हमें कोई फ़ायदा होगा। विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप मुझे पैसे देते हो तो मैं आप दोनों को ही खुश कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, वाओ, और वो कैसे? विंग कहता है, मैं आप दोनों को ही अपनी बॉडी सेल कर सकता हूँ, वैसे भी मेरे पास इस बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है, ओह तो तुम चाहते हो हम तुम्हारी इस ह्यूज बॉडी पर इन्वेस्ट करें? तभी विंग कहता है, नहीं मैं अभी भी वर्जिन हूँ, मैं किसी के साथ सोया नहीं हूँ। वांग जी कहता है, हम कैसे मान ले? विंग कहता है, आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, ठीक है। तभी लेंजन कहता है, वांग जी 1 मिनट। ये सुनकर वांग जी रुक जाता है। तभी लेंजन कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देता हूँ, हम लोग माफिया है और इस घर के अंदर जो भी पर्सन एक बार आ जाता है वो फिर बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे राइवल्स को हमारी किसी भी कमजोरी या फिर किसी भी तरह की खबर मिले। अगर तुम हमसे वादा करते हो कि अब तुम बाहर नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करवा देंगे, पर बदले में तुम्हें यहीं रहना होगा हमारे साथ, हम दोनों के साथ, क्योंकि हम दोनों भाई हर चीज़ को शेयर करते हैं। अब बताओ क्या तुम शेयर होना पसंद करोगे? विंग कुछ सोचता है और फिर हाँ कह देता है। उसके बाद लेंजन कहता है, फिर ठीक है, तुम आज से बल्कि अभी से यहाँ रहोगे और हाँ तुम अपनी माँ की चिंता मत करना, उन्हें हम संभाल लेंगे। इतना सुनने के बाद विंग जी कहता है और अब लेंजन सर्वेंट को बुलाता है और विंग को रूम में भेज देता है। उसके बाद सर्वेंट से कहता है, इसे शाम के लिए रेडी रखना। सर्वेंट जी बॉस कहते हैं। उसके बाद दोनों भाई विंग से भी कहते हैं वो शाम को रेडी रहे। उसके बाद दोनों भाई अपने ऑफिस चले जाते हैं, जहां वांग जी गाड़ी में बैठने के बाद लेंजन से शिकायत करता है, भाई आपने उसे शाम तक का टाइम क्यों दिया, जबकि हमें तो उसे अभी टेस्ट करना चाहिए था। तभी लेंजन कहता है, नहीं वांग जी, और वैसे भी मैंने उसे शाम तक का टाइम इसलिए दिया है कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो इस काम को कर पाएगा या नहीं। वैसे भी विंग से पहले ही हमारी लाइफ में कितने ओमेगा गर्ल, कितने ओमेगा बॉय आए हैं, वो हमारे घर में शाम तक बोर हो जाते हैं और वो शाम तक अपना मन बदल कर जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसलिए मैंने इसे भी आजमाने के लिए उसे घर में अकेला छोड़ा है, ताकि हम जब शाम को आए तो हमें उसके पेशेंस का पता चल सके। जो सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है भाई, लेकिन अगर वो कामयाब रहा तो पहली राइड मैं करूँगा, आप बाद में करेंगे। जिसे सुनकर लेंजन कहता है, ठीक है वांग जी। उसके बाद दोनों भाई ऑफिस पहुँचते हैं, अपना अपना काम करते हैं और फिर शाम को जब काम ख़त्म करके मेंशन में आते हैं तब वो लोग पहले सीधे विंग से मिलने जाते हैं, जहाँ विंग ने एक सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई थी और वो दोनों को आते देख पूछता है, आप लोग आ गए? वो लोग कहते हैं, हाँ, और तुम बताओ क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या फिर नहीं? विंग पूछता है, क्या मतलब, क्या आप मुझे नहीं रखना चाहते हो? लेंजन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हें याद है ना जो हमने सुबह कहा था, आज के बाद तुम बाहर नहीं जा सकते हो और ना ही किसी से मिल सकते हो। विंग कहता है, याद है, पर आपको भी याद है ना आपने मेरी माँ का इलाज करने को कहा था? लेंजन कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, ओहो भाई, आप भी ना कौन सी बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो ना इसको टेस्ट करते। ये सुनते ही विंग थोड़ा घबरा जाता है, मगर फिर खुद को संभालते हुए सोचता है, विंग आखिर ये ज़िंदगी तूने ही चुनी है ना, तो अपना बेस्ट दे, घबरा मत। ये कहकर वो खुद ब खुद वांग जी और लेंजन के पास आता है और दोनों का कोट उतारकर साइड में रखते हुए कहता है, पहले आप दोनों शावर ले लीजिए, उसके बाद जैसा आप कहेंगे मैं करने के लिए
तैयार हूँ। ये सुनकर दोनों भाई बिना कुछ कहे वॉशरूम में घुस जाते हैं और दोनों ही साथ में शावर लेने लगते हैं। उसके बाद वांग जी और लेनजेन बाहर आते हैं, जहाँ दोनों के ही बेस्ट के अराउंड टॉवल था, और आते ही दोनों काउच पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो विंग को पास बुलाते हैं और विंग को दोनों की ही लैब में बैठने को कहता है। उसके बाद तो वांग जी विंग को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वहीं लेनजेन भी विंग की बॉडी से कपड़े रिमूव करने लगता है और टच करने लगता है। इधर जब किस करते करते विंग की सांसें उखड़ने लगती है। उसके बाद तो वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ देता है और उसके नेक पर आ जाता है। इधर अब विंग जैसे ही काम डाउन होता है तो तुरंत लेनजेन विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और अब दोनों भाई पहले तो विंग की बॉडी से अच्छे से खेलते हैं। उसके बाद वांग जी विंग की लोअर बॉडी को अपनी तरफ और अपर बॉडी को लेनजेन की तरफ करके बारी बारी उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ विंग का ये फर्स्ट टाइम था तो उसे काफ़ी पेन हो रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मगर दोनों माफिया ब्रदर्स को विंग पर तरस नहीं आता। वो एक एक दो राउंड लेने के बाद विंग को थोड़ा रेस्ट देते हैं और वो दोनों अपना डिनर करते हैं। वहीं वो विंग को भी डिनर करवाते हैं। उसके बाद फिर से वो लोग उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जहां अब पूरी रात उस मेंशन में अब विंग के चिल्लाने की ही आवाज़ें गूंज रही थी। वहीं हमारा लेनजेन तो जल्दी ही थक जाता है, मगर वांग जी तो पूरी तरह बीस्ट बन चुका था। वो तो विंग को नोचे ही जा रहा था और जब वांग जी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाता है, वो विंग को छोड़ता है और उसे हक करके सो जाता है। अब एक साइड में हमारा लेनजेन, दूसरी साइड में वांग जी, बीच में विंग, जो दोनों को ही देखता है और फिर सीधे सीलिंग की तरफ देखता है। वहीं उसके आंखों में आंसू गिर रहे थे और मन में सोच रहा था कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह का मोड़ लेगी। और अब वो दोनों भाई जो पूरी रात विंग से चिपके हुए थे, इसलिए नेक्स्ट डे तीनों ही अपनी नींद को पूरी कर रहे थे। और अब दोपहर के 2 बजे लेनजेन की नींद खुलती है तो वो उठकर बैठ जाता है और फिर अपने सामने पहले वांग जी को देखता है जो पीसफुली सो रहा था। उसके बाद विंग को देखता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके लिप्स पर स्वेलिंग थी। उसकी अपर बॉडी पर ही किस बाइट मार्क के इतने निशान बने थे कि उसकी पूरी बॉडी रेड हो रखी थी। तभी लेनजेन वहाँ से उठते हुए ब्लैंकेट हटाता है तो देखता है पूरे बेड शीट पर ब्लड लगा हुआ था। विंग के लोअर पार्ट अभी भी ब्लड रिस रहा था। साथ ही विंग की बॉडी पर दोनों भाइयों का सीमेंस भी लगा हुआ था, जो अब सूख चुका था। ये देखकर लेनजेन पहले तो वॉशरूम जाता है और फिर एक बाल्टी में हॉट वाटर साथ ही टॉवल लेता है और विंग की बॉडी को क्लीन करने लगता है। वहीं विंग को जब एहसास होता है कि कोई तो उसकी बॉडी को साफ़ कर रहा है तो वो हल्के से आंखें खोलता है और लेनजेन को देखते हुए पूछता है, मिस्टर लेन, ये आप क्या कर रहे हैं? लेनजेन कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, गुड आफ्टरनून मिस्टर लेन। अब लेनजेन शॉक होता है और वो घड़ी की तरफ देखता है जहाँ 2 बज रहे थे। लेनजेन वो देखते हुए कहता है उसके बाद विंग उठने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था, जो देखते हुए लेनजेन कहता है, लेटे रहो विंग। विंग कहता है, पर मुझे वॉशरूम यूज करना है। लेनजेन कहता है और उसके बाद लेनजेन विंग को गोद में उठाता है और वॉशरूम ले जाता है। तभी विंग कहता है, मुझे शावर लेना है। लेनजेन हमें जवाब देता है और उसके बाद विंग के लिए बाथ टब में गर्म पानी खोल देता है और फिर विंग को उसमें बिठाकर बाहर आता है। उसके बाद वांग जी को जगाता है। तभी वांग जी विंग को न पाकर लेनजेन से पूछता है, भाई विंग कहाँ है? लेनजेन कहता है, वो वॉशरूम में है, बात ले रहा है। वांग जी कहता है, ओ वैसे भाई क्या वो ठीक है? लेनजेन कहता है, नहीं, उसकी बॉडी में काफ़ी बाइट मार्क बने हैं। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी भाई, वो कल मैंने ज़्यादा ही राइड कर लिया था। लेनजेन कहता है, अब उठो और जाओ विंग को देखो, मैं तब तक ये बेड शीट उठाता हूँ। वांग जी ओके कहता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है जहाँ विंग बाथ टब में बैठा था। तभी वांग जी आकर विंग से पूछता है, क्या वो ठीक है? विंग वांग जी को देखकर कहता है। उसके बाद वांग जी
अपना शावर लेता है और फिर विंग से पूछता है, क्या तुम्हारा हो गया? विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है और उसे बाथरोब पहनाता है और बाहर आकर बेड पर लेटा देता है। तभी लेनजेन वांग जी से कहता है, वांग जी जाओ सर्वेंट से कहो मेडिकल स्टोर से पेन किलर और कुछ ऑयलमेंट लेकर आए। और हाँ, ऊपर आते हुए विंग के लिए गर्मा गर्म सूप और फ्रूट जूस वगैरह भी वांग जी कहता है। जी भाई। और वो कपड़े पहनने के बाद नीचे आता है और कुछ देर बाद विंग के लिए सूप और जूस वगैरह लेकर आता है, जहाँ विंग को वांग जी अपने हाथों से सूप पिलाता है। तब तक लेनजेन भी सावल वगैरह लेकर आता है और फिर विंग को देखता है और कहता है, विंग आज वांग जी तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वांग जी से कह देना। विंग कहता है जी। उसके बाद वांग जी विंग को आराम करने को कहता है और फिर दोनों भाई नीचे आते हैं। दोनों भी अपना मील खाते हैं। उसके बाद लेनजेन वांग जी से कहता है कि वो विंग का ध्यान रखे, मैं ऑफिस से होकर आता हूँ और हाँ, अब उसको परेशान मत करना, उसे अब थोड़ा रिकवर होने दो। वांग जी जी कहता है। उसके बाद लेनजेन तो अपने ऑफिस निकल जाता है। इधर वांग जी उठकर विंग के पास आता है, जहाँ वांग जी विंग को देखता है जो दोबारा सो चुका था। वांग जी अपने हाथों में मेडिसिन भी लेकर आया था, इसलिए वो बिना विंग को जगाए उसकी बॉडी पर ऑयलमेंट अप्लाई करने लगता है, जहाँ विंग को फिर एहसास होता है कि कोई तो उसकी बॉडी को टच कर रहा है। वो अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखते हुए पूछता है, मिस्टर लेन ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस मेडिसिन अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद विंग कुछ नहीं कहता। इधर वांग जी ऑयलमेंट अप्लाई करने के बाद विंग को पेन किलर खिलाता है और फिर विंग से कहता है वो अब आराम करे। विंग हाँ में सिर हिलाता है। इधर वांग जी बाहर आ जाता है और अब विंग दोनों को देखकर सोचने लगता है, वैसे ये दोनों भाई इतने बुरे नहीं हैं जितना मैं समझ रहा था। ये दोनों भाई मेरी कितनी केयर कर रहे हैं। यही सोचते हुए विंग फिर सो जाता है। इधर वांग जी अपने दूसरे कमरे में बैठकर गेम खेलने लगता है और अब करीब रात के 9 बजे लेनजेन वापस आ चुका था। वो आते ही विंग के पास जाता है और विंग को देखता है जो अभी भी सो रहा था। लेनजेन उसके पास बैठता है, उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और वो लेनजेन को देखकर कहता है, आप? तभी लेनजेन कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद लेनजेन विंग से कहता है, सॉरी, वो कल हम दोनों ही काफ़ी हास हो गए थे। जो सुनकर विंग कहता है, इट्स ओके मिस्टर लैन, वैसे भी अब मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं भी रेडी होता हूँ। जो सुनकर लेनजेन कहता है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तुम अच्छे से रेस्ट करो। विंग ये सुनकर पहले तो शौक होता है और शौकीन नज़रों से लेनजेन को देखने लगता है। तभी लेनजेन पूछता है, क्या हुआ विंग कहता है, आर यू श्योर मिस्टर लैन, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आराम करूं? लेनजेन कहता है, हाँ, क्यों, क्या हुआ? मेरी बातों पर यकीन नहीं है या फिर ये सोच रहे हो कि एक माफिया भी ऐसी बात कर सकता है? विंग कहता है, जी आपने सही समझा, मैं यही सोच रहा था, क्योंकि आपके बारे में बाहर लोग बहुत कुछ कहते हैं। लेनजेन कहता है, अच्छा, क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? विंग कहता है, यही कि आप बहुत डेंजर माफिया हो, आप किसी की नहीं सुनते, आपको जो पसंद आ जाए तो आप उसे कभी नहीं छोड़ते। जो सुनकर लेनजेन कहता है, हाँ ये तो सच है, जो चीज़ हमें पसंद आती है हम उसे नहीं छोड़ते। अब तुम खुद को ही देख लो, हमें तुम पसंद आ गए, इसलिए तो आज तुम हमारे बेड पर हो। ये सुनकर तो विंग की बोलती बंद। तभी लेनजेन कहता है, अब बातें काफ़ी हो गई है, अब तुम आराम करो, मैं सावर लेकर आता हूँ। जिसे सुनने के बाद विंग कुछ भी नहीं कहता, वो केवल लेनजेन को देखने लगता है। वहीं लेनजेन अपने कोट को निकालकर साइड में रखता है। उसके बाद अपना नाइट सूट लेता है और वॉशरूम में घुस जाता है। तभी पीछे से वांग जी भी भाई भाई चिल्लाते हुए रूम में आता है और वो विंग को जगा हुआ देखकर विंग के पास आकर कहता है, क्या आप तुम ठीक हो? पेन वगैरह तो नहीं है ना? विंग कहता है, नहीं, अब मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, ओके, वैसे क्या तुम चल सकते हो? विंग पूछता है, क्यों? वांग जी कहता है, वो मैं सोच रहा था कि अगर तुम चल सकते हो तो हम चलकर डिनर करते हैं।
और अगर नहीं चल पा रहे हो तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले चलता हूँ। विंग कहता है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ। वांग जी कहता है ओके फिर उठो और चलो। अब जैसे ही विंग उठने लगता है तभी लेंजेन वॉशरूम से बाहर आता है और वांग जी को देखकर पूछता है वांग जी तुम? वांग जी कहता है हाँ भाई, मैं आपको और विंग को बुलाने आया था। वो क्या है ना, डिनर तैयार है तो चलो डिनर करते हैं। लेंजेन कहता है ठीक है चलो। उसके बाद लेंजेन विंग को हाथ पकड़कर उठाता है और फिर विंग की दूसरी साइड आकर वांग जी भी विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों भाई उसे संभालते हुए नीचे लाते हैं। उसके बाद विंग को प्यार से बिठाते हैं और फिर तीनों डिनर करते हैं, डिनर करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद तीनों का डिनर फिनिश होता है और वो दोनों फिर से विंग को पकड़कर ऊपर लाते हैं और बेड पर बिठाकर वो दोनों भी विंग के अगल बगल लेट जाते हैं। वहीं दोनों भाई अपना एक एक हाथ विंग के ऊपर रखते हैं और विंग को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों ही सुबह जल्दी उठ जाते हैं। जहाँ विंग तो आज बेटर फील कर रहा था, इसलिए वो फ्रेश वगैरह होकर किचन में आ जाता है क्योंकि वांग जी और लेंजे नॉन स्पाइसी फूड खाते हैं, मगर विंग को तो स्पाइसी फूड पसंद है। इसलिए वो सोचता है कि वो अपने लिए स्पाइसी फूड बनाएगा और उन दोनों के लिए नॉन स्पाइसी फूड। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई जिम में वर्कआउट कर रहे थे और जब उनका वर्कआउट ख़त्म होता है तब वो दोनों अपने रूम में आते हैं, फ्रेश होते हैं और रेडी होकर नीचे आते हैं जहाँ विंग ने आज उनके लिए भी फूड बनाया था। ये देखकर लेंजेन विंग से पूछता है क्या आज का फूड तुमने बनाया? विंग कहता है जी। तभी वांग जी पूछता है क्यों? तभी विंग जवाब देता है वो मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, इसलिए मैंने अपने लिए स्पाइसी फूड बनाया और आप दोनों के लिए आप दोनों ने कल मुझे आराम करने दिया ना, उसके लिए थैंक यू के तौर पर मैंने आपके लिए नॉन स्पाइसी फूड बनाया। जिसे सुनकर लेंजेन कहता है ओके विंग। उसके बाद वांग जी और लेंजेन दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर विंग से कहते हैं कि वो दोनों ऑफिस जा रहे हैं। विंग हामी से हिलाता है। उसके बाद दोनों ही विंग के पास आते हैं, उसके चिक पर किस करते हैं और ऑफिस निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग जो अभी हैप्पी होना प्रेटेंड कर ही रहा था, वो अपसेट होता है और मन में सोचता है क्या मिस्टर लेन ने मेरी माँ का इलाज करवा दिया होगा? क्या उन्होंने पैसे जमा करवा दिए होंगे? किसे पूछूं और कैसे? अब उन लोगों के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वहीं जब विंग की माँ का हार्ट ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाता है और वो रिकवर भी होने लगती है, तब ये बात लेंजेन विंग को बताता है कि उसकी माँ ठीक है, वो रिकवर हो रही है। जो सुनकर विंग बेहद हैप्पी होता है और वो लेंजेन को हक कर लेता है। ये देखकर लेंजेन भी विंग को हक करता है और अब नाइट में फिर से दोनों भाई विंग के साथ इंटीमेट होते हैं। अब विंग जिसको काफ़ी समय हो गया था दोनों भाइयों के साथ ही उसे अब दोनों के साथ इंटीमेट होने की आदत पड़ गई थी। साथ ही वो दोनों से प्यार भी करने लगा था क्योंकि दोनों भाई माफिया तो थे लेकिन बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी थे। दोनों ही विंग की इतनी केयर करते थे कि विंग को न चाहते हुए भी दोनों से प्यार हो गया था। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, विंग वांग जी और लेंजेन के साथ घर पर ही बहुत ज़्यादा मौज मस्ती भी किया करता था। वहीं विंग भी दोनों भाई में से किसी को भी कुछ भी बोल देता था कि मुझे ये खाना है या फिर मुझे वो खाना है, तो दोनों भाई तुरंत मान जाते थे। अब उन तीनों के रिलेशनशिप को 1 साल हो गया था। 1 साल से विंग लैंड मेंशन से बाहर नहीं निकला था और ना ही उसको ज़रूरत पड़ी थी, मगर अब विंग अंदर ही अंदर बोर फील करने लगा था। इसलिए वो सोचता है कि आज जब वांग जी और लेंजेन घर आएंगे तो वो उनसे बाहर घूमने की बात करेगा और हम सीधा नाइट का समय देखते हैं जब दोनों भाई ऑफिस से आते हैं। उसके बाद विंग पहले तो दोनों को टी कॉफ़ी सर्व करता है। उसके बाद जब वो लोग फ्रेश होते हैं, डिनर वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद विंग दोनों के बाहों में लेटा था। अब विंग लेंजेन से कहता है लेंजेन आई नो, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे घर से बाहर जाने को मना किया है, लेकिन क्या हो अगर हम तीनों ही साथ में बाहर चले तो? चलो ना, हम सब बाहर घूमने जाते हैं। जो सुनकर लेंजेन कहता है नहीं विंग, मैंने कहा ना तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। विंग कहता है मैं अकेले जाने को नहीं कह रहा हूँ, हम तीनों जाएंगे ना। लेंजेन कहता है नहीं विंग, मैंने एक बार मना कर दिया ना तो कर दिया।
और वो गुस्से में बाहर चला जाता है। उसके बाद विंग वांग जी को देखता है, जहाँ वांग जी विंग से कहता है, विंग तुमने भाई को हट करके अच्छा नहीं किया। और वांग जी भी कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर विंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर लेंजेन और वांग जी उसे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं। इधर वांग जी लेंजेन के पास आता है और लेंजेन से कहता है, भाई आप विंग की बातों का बुरा मत मानिए। उसे नहीं पता कि आप उसे घर से बाहर क्यों नहीं ले जाना चाहते, इसलिए भाई मैं सोच रहा हूँ कि हमें विंग को बता देना चाहिए कि हम उसे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते, वरना वो हमेशा ही बाहर जाने की जिद करेगा। इसलिए हमें बता देना चाहिए कि हम उसे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं। जो सुनकर लेंजेन कहता है, ठीक है वांग जी, बता दो उसे। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है और विंग से कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम लेंजेन कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग कहता है, हाँ वांग जी कहो क्या बात है। वांग जी विंग को बताता है कि वो लोग तुम्हें घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते। जो सुनकर विंग कहता है, क्यों। तभी वांग जी कहता है, दरअसल विंग हम लोगों का एक बॉस है, माफिया बॉस। दरअसल कोई भी माफिया अगर किसी भी ओमेगा गर्ल को या ओमेगा बॉय को अप्रोच करता है तो हमारे माफिया वर्ल्ड में एक रूल है कि हमें उस ओमेगा गर्ल को या फिर ओमेगा बॉय को 1 नाइट के लिए अपने माफिया बॉस के पास भेजना पड़ता है। इसलिए मैं और गगन नहीं चाहते हैं कि तुम बाहर जाओ और हमारी बॉस की नज़र तुम पर पड़े। ये सुनकर विंग तो शौक की, क्या, लेकिन तुम्हारा माफिया बॉस ऐसा क्यों करता है। जो सुनकर वांग जी कहता है, ये तो हमें पता नहीं कि वो ऐसा क्यों करता है। इसलिए भाई डरता है कि अगर तुम बाहर गए और बॉस को पता चल गया कि हमारे ओमेगा पार्टनर हो तो वो तुम्हें अपने पास बुलाएगा, और अगर हम तुम्हें उसके पास नहीं भेजेंगे तो वो हमें मार देगा। वैसे हमें अपनी जान की परवाह नहीं, मगर तुम्हारी जान हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, क्योंकि विंग तुम वो पहले इंसान हो जिसे भाई ने पसंद किया है हमारे लिए, हम दोनों के लिए। तभी विंग पूछता है, वैसे वांग जी तुमसे एक बात पूछूं। वांग जी कहता है, हाँ पूछो। विंग पूछता है, अगर मुझे तुम्हारे भाई ने पसंद किया था, फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ शेयर क्यों किया। मेरा मतलब वो मुझे अपना अकेले के ओमेगा बना सकते थे ना, तो उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ शेयर क्यों किया। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्योंकि भाई मुझसे बेहद प्यार करते हैं और नहीं चाहते थे कि इस घर में 2 अलग अलग ओमेगा बॉय या फिर गर्ल आए, क्योंकि अलग अलग पर्सन के आने से बाद में 100% चांस थे कि वो दोनों भाइयों को अलग कर देती। इसलिए भाई नहीं चाहते थे कि इस घर में 2 पर्सन आए। उन्हें इस घर में एक ही पर्सन चाहिए था जो हम दोनों को इक्वली प्यार करे, इक्वली हमारा ख्याल रखे, और हम दोनों भाइयों को कभी भी अलग नहीं होना पड़ता। विंग पूरी बात जानने के बाद कहता है, इट्स ओके वांग जी, मैं आज के बाद कभी भी बाहर जाने को नहीं बोलूँगा। जिसे सुनकर वांग जी केवल हूँ कहता है। उसके बाद विंग वांग जी से कहता है, चलो तुम्हारे भाई को मनाते हैं। वांग जी हूँ कहता है। उसके बाद वो दोनों लेंजेन के पास जाते हैं, जो अकेले में बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। तभी विंग जाते ही लेंजेन से पूछता है, क्या आप स्मोकिंग करते हो। लेंजेन विंग की तरफ देखता है और कहता है, कभी कभी। क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। विंग कहता है, नहीं, मुझे स्मोकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है ना, स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स ख़राब हो जाते हैं। लेंजेन कहता है, ओके, आज के बाद नहीं करूँगा। ये सुनते ही विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो लेंजेन को हक करके कहता है, आई एम सॉरी लेंजेन। लेंजेन कहता है। तभी विंग अपने लिप्स को लेंजेन के लिप्स पर रख देता है और उन्हें सक करने लगता है। ये देखकर तभी पीछे से वांग जी आता है और उन दोनों को डिस्टर्ब करते हुए कहता है, अरे वाह, मेरे बिना ही यहाँ किस करना स्टार्ट हो गया। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम भी आ जाओ, वैसे भी मैं तो तुम दोनों का ही हूँ ना। इतना सुनते ही वांग जी भी विंग के पास आ जाता है और अब उनका हॉट सेशन चालू हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग फिर से काफ़ी थका हुआ था। दोनों भाई उसको पैम्पर करते हैं, उसकी केयर करते हैं और फिर अपने वर्क पर चले जाते हैं। अब इधर हम वांग जी को देखते हैं, जो ऑफिस में आते हुए लेंजेन से कहता है, वांग भाई, हमें बॉस ने बुलाया है। तभी लेंजेन शॉक होते हुए कहता है, क्या, पर क्यों। वांग जी कहता है, पता नहीं भाई,
कहीं उन्हें विंग के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। अगर ऐसा हुआ ना भाई तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस बार बॉस को ही मार दूँगा, क्योंकि विंग हमारा है, हम उसे किसी और के पास नहीं जाने देंगे। क्यों भाई? लेंजन कहता है हाँ वांग जी, और मुझे भी लग रहा है कि इस रूल को ख़त्म करने का समय आ ही गया है। वांग जी कहता है भाई। उसके बाद दोनों भाई ऑफिस से निकलते हैं और सीधे पहुंचते हैं बॉस के मेंशन में, जहां बॉस का फेस हाइड था, उसके फेस पर मास्क था। अब वो जैसे ही वांग जी और लेंजन को देखता है तभी बॉस उन्हें बैठने को कहता है। लेंजन कहता है नहीं बॉस, हम ठीक है, आप बताइए आपने हमें क्यों बुलाया? जो सुनकर वो मास्क वाला पर्सन कहता है ये कैसा सवाल है वांग जी, क्या मैं अपने बच्चों को मिलने नहीं बुला सकता? लेंजन कहता है नहीं सर, ऐसा नहीं है। तभी बॉस कहता है लेंजन, वांग जी परसों हमारा एक शिप रसिया से आने वाला है, जिसमें हमने नए टेक्नोलॉजी के हथियार मंगवाए हैं, और उनकी डिलीवरी लेने तुम दोनों जब भाई जाओगे। तभी वांग जी कहता है बॉस हम क्यों जाए? मेरा मतलब हथियारों का डील का जिम्मा तो आपने बेन रोहान को दी है ना, तो फिर आप हमें इस बार डील करने को क्यों कह रहे हो? तभी वो पर्सन कहता है वो इसलिए कि बेन रोहान हमारे साथ फ्रॉड कर रहा था, इसलिए मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया है। जो सुनकर लेंजन और वांग जी शॉक होते हैं। उसके बाद लेंजन कहता है ठीक है बॉस, हम ले आएंगे। इतना कहकर वो जाने लगते हैं। तभी वो पर्सन कहता है एक मिनट लेंजन ये सुनते ही रुक जाता है और पैर लड़ते हुए कहता है जी बॉस। तभी वो पर्सन एक सिगार हाथ में लिए हुए लेंजन से पूछता है मैंने सुना है तुमने क्लब में जाकर ये ऐलान किया था कि कोई ओमेगा तुम्हारा है। तभी लेंजन कहता है जी हाँ। तभी वो पर्सन पूछता है कहाँ है वो पर्सन, क्योंकि पिछले 1 साल से वो फिर उस क्लब में नहीं दिखाई दिया। लेंजन कहता है बॉस हमें नहीं पता, वैसे भी वो 1 साल पुरानी बात है, और हमने तो उस क्लब में वो बात इसलिए कही थी कि वहाँ लोग उस ओमेगा को काफ़ी परेशान करते थे, हमने तो उसकी जान बचाने के लिए वो बात बोली थी। वो पर्सन कहता है इट्स ओके लेंजन, वैसे मुझे अचानक ही ये बात याद आ गई थी ना, इसलिए पूछा। वैसे भी मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है कि तुम दोनों मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे, है ना वांग जी कहता है जी बॉस। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठकर वांग जी लेंजन से कहता है भाई लगता है बॉस को पता चल गया है कि विंग हमारे पास है, मगर उन्होंने हमें कुछ कहा क्यों नहीं? लेंजन कहता है क्योंकि रशिया से जो शिप आने वाली है ना वो बहुत ही खास है। तभी लेंजन कहता है वांग जी कहता है जी भाई। लेंजन कहता है वांग जी हमें आज से विंग को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना होगा। वांग जी कहता है डोंट वरी भाई, मैं विंग को अच्छे से ध्यान रखूँगा। उसके बाद दोनों भाई लौटकर मेंशन में आते हैं, जहाँ विंग दोनों का ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उन दोनों के आते ही विंग दोनों को हक करता है। उसके बाद अपना डिनर वगैरह करते हैं, और जब तीनों बेड पर थे तब विंग लेंजन से कहता है लेंजन मुझे तुमसे एक काम है। लेंजन कहता है हाँ कहो विंग कहता है लेंजन मुझे अपने डैड को बर्बाद करना है, और हाँ अपने रियल डैड को ढूंढना है। लेंजन कहता है क्या मतलब? विंग कहता है दरअसल मेरा नाम जियान विंग है, मैं कांसा सेरेन और जियान फेमियान का बेटा हूँ। जियान फेमियान ने अपनी मिस्ट्रेस के चक्कर में मुझे और मेरी मॉम को घर से निकाल दिया था। मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए बहुत मेहनत की है, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को उनका हक मिले, मगर मेरी स्टेप मॉम की वजह से मेरी मॉम को वो हक कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मेरा बदला लो, उन्हें बर्बाद कर दो और मेरी रियल डैड की तलाश करो, क्योंकि मैं उनसे भी जवाब चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो मेरी माँ को धोखा देकर चले गए। लेंजन कहता है ओके विंग, जैसा तुम चाहो हो जाएगा। जो सुनकर विंग लेंजन को हक कर लेता है। उसके बाद तीनों ही अपना कार्यक्रम करते हैं और फिर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लेंजन और वांग जी दोनों ही पहले तो ऑफिस जाते हैं, जहां लेंजन अपने सेक्रेटरी सुयान से कहता है सुयान जियान फैमिली के बारे में पता करो और फिर उन्हें किसी भी तरह बर्बाद कर दो। सुयान कहता है क्या, पर क्यों बॉस? क्योंकि उनके साथ तो हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेंजन कहता है सुयान ये प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल दुश्मनी है। सुयान कहता है जी बॉस। उसके बाद सुयान जियान फेमियान की सारी जन्म कुंडली निकालता है, और अब जियान फेमियान को बैंक करप्ट करके उसे रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेंजन वांग जी को हॉस्पिटल भेजता है विंग की माँ से बात करने के लिए, ताकि वो जान सके कि क्या सच में विंग किसी और का बेटा है। और फिर वांग जी जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो विंग की माँ से बात करता है और पूछता है कि क्या ये सच है कि विंग के डैड कोई और है। जो सुनकर तो कांसा सेरेन शौक होते हुए पूछती है ये तुमसे किसने कहा और तुम हो कौन? जो सुनकर वांग जी बताता है वो विंग का पार्टनर है, और ये सब विंग ने ही उसे पूछने को कहा है।
क्योंकि वो अपने डैड के बारे में जानना चाहता है। तभी कांसेसरन पूछती है कहाँ है मेरा बच्चा, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। जो सुनते ही वांग जी कहता है वो ठीक है और बहुत जल्द उस आपसे मिलने आएगा, मगर पहले आप ये बताइए कि विंग के डैड कौन है। तभी कांसेसरन कहती है हाँ, विंग मेरे और विचांशी का बेटा है। दरअसल मैं विचांशी से प्यार करती थी और फिर एक दिन मुझे पता चला कि विचांशी का एक्सीडेंट हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जो सुनकर मैं बेहोश हो गई और जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो मेरी फैमिली ने मुझे अबॉर्शन कराने को कहा, क्योंकि 2 दिन बाद ही मेरी शादी थी, मगर मैंने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया और फिर मेरी फैमिली ने ज़बरदस्ती मेरी मैरिज जियान फेमियान से करा दी। लेकिन मैंने शादी के बाद ही जियान फेमियान को बता दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जियान फेमियान को काफ़ी गुस्सा आया और फिर अगले ही दिन मैं जियान फेमियान के घर को छोड़कर चली गई। और उसके बाद जियान फेमियान ने मेरी बहन यू से शादी कर ली, जो मुझसे काफ़ी नफरत करती थी, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक उसके मुकाबले में मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन जब विंग पैदा हो गया तो उसके बाद उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर मैंने ही विचांसे का नाम न लिखवाकर जियान फेमियान का नाम लिखवा दिया था और तब से जियान विंग बन गया। ये कहते कहते वो रोने लगी। वांग जी उन्हें संभालता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अब शाम को वांग जी और लेंजेन उसी शिप से माल डिलीवर करने पहुँचते हैं जहाँ वेन रोहान का बेटा वेंचाओ पहले से मौजूद था। वो शिप से उन सारे हथियारों को चुराकर अपने साथ ले जाने वाला था, मगर तभी वांग जी और लेंजेन उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ वेंचाओ और दोनों माफिया ब्रदर्स के बीच फाइट भी होती है और उसी फाइट के चलते हमारा लेंजेन घायल हो जाता है। मगर फिर भी जैसे तैसे दोनों भाई वेंचाओ से वो इलीगल हथियारों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और मजबूरन वेंचाओ को अपने गार्ड के साथ वहां से भागना पड़ता है। अब वांग जी और लेंजेन घर पहुंचते हैं, जहां विंग देखता है कि लेंजेन को गोली लगी है। विंग ये देखकर घबरा जाता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं वांग जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और घर पर ही लेंजेन का इलाज करवाता है। इधर लेंजेन की हालत देख विंग बहुत घबरा गया था। वांग जी उसे संभालता है। तभी विंग वांग जी से कहता है वांग जी, क्या तुम लोग इस माफिया वर्ल्ड को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं ये सब देखकर बहुत घबरा गया हूँ और नहीं चाहता कि तुम्हें और लेंजेन को कुछ हो। मैंने बचपन से ही बहुत दुख झेले हैं, मगर अब मैं तुम दोनों के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम दोनों ये सब छोड़ दो वांग जी, प्लीज़। इतना कहकर वो वांग जी को हक करके रोने लगता है। इधर वांग जी विंग की बात को सुनता है और फिर किसी तरह उसे संभालते हुए सुला देता है। उसके बाद वो लेंजेन को देखता है जो अभी बेहोश था और फिर वो विंग की बातों को सोचते हुए अपनी बचपन की बातों को याद करता है, जहाँ उसकी फैमिली सभी लोग पिकनिक के लिए गए थे, जहाँ उसकी मॉम, उसके डैड, उसके अंकल और उसका बड़ा भाई सिचेन, वो तीनों काफ़ी हैप्पी लग रहे थे। मगर अचानक तभी उस जगह पर कुछ गैंगस्टर आते हैं और वो पहले उसके डैड को मारते हैं, फिर उसके अंकल को और फिर उसकी मॉम को। वहीं सिचेन जो दोनों से बड़ा था, वो अपने दोनों भाइयों को एक झाड़ी में छुपने को कहता है और अपने मॉम डैड के पास जाता है, मगर वो लोग उस मासूम से बच्चे सिचेन को भी नहीं छोड़ते और वो जाते जाते सिचेन को भी गोली मार देते हैं। जो चीज़ दोनों भाई देख रहे थे। उसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं, उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और अपने मॉम डैड, भाई और अंकल को देखकर काफ़ी रोते हैं। उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, मगर अफसोस उन दोनों बच्चों की आवाज़ कोई नहीं सुनता। तभी वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आती हैं, जिन्हें देखते ही लेंजेन वांग जी का हाथ पकड़ता है और छुप जाता है। इधर वही गुंडे वापस आए थे और फिर वो उसी जगह पर उस पूरी फैमिली को दफना देते हैं, जो करते हुए उन्हें नाइट हो जाती है और वांग जी, लेंजेन वो सब वहीं बैठकर देखते रहते हैं। और अब वो लोग वापस चले जाते हैं। वांग जी और लेंजेन को नहीं पता था कि वो लोग कौन सी जगह पर है, इसलिए दोनों भाई घर भी नहीं जा पाए और दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस जगह से बाहर निकलते हैं। रोड पर चले जा रहे थे। वहीं उनको जब भूख लगती थी तो वो रोड की साइड में बैठकर बस रेस्टोरेंट की तरफ देखते ही रहते थे। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत बुरे दिन देखे थे, मगर एक दिन वो मास्क वाला पर्सन उन दोनों बेबी को देखता है और अपने साथ ले जाता है, जहां उसने वांग जी, लेंजेन जैसे काफ़ी बच्चों को अपने पास रखा हुआ था और वो धीरे धीरे उन्हें इंसान से जानवर बनाने लगा था। और देखते ही देखते वो सब लोग माफिया बन जाते हैं। वांग जी वही सब सोचते हुए मन में कहता है,
हाँ, मैं विंग के लिए एक अच्छा पर्सन बनूंगा, मैं ये माफिया का काम छोड़ दूंगा। यही सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जो उठ चुका था वो लेंजन के पास आता है जो अभी भी बेहोश था। वहीं वांगजी साइड में काउच पर सोया था, विंग भी वहीं बैठ जाता है और अब करीब 9 बजे लेंजन को होश आता है। वो अपने सामने विंग और वांगजी को देखता है जहां दोनों ही लेंजन को हक करते हैं और इमोशनल होते हैं। तभी लेंजन दोनों से कहता है कि अब वो ठीक है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांगजी कहता है, नहीं भाई, हमें फ़िक्र क्यों नहीं होगी, वैसे भी आप मेरी फैमिली हो और अगर कल आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। भाई, मुझे आपके साथ रहना है, विंग के साथ रहना है और अपनी फैमिली बनानी है। जो सुनकर लेंजन कहता है, ये मुमकिन नहीं है वांगजी, तुम तो जानते हो ना हम फैमिली नहीं बना सकते, हमारा फ्यूचर तो अंधेरे में है, हम अपनी फैमिली का फ्यूचर अंधेरे में नहीं डाल सकते हैं। वांगजी कहता है, नहीं भाई, हमारा फ्यूचर अब अंधेरे में नहीं रहेगा और ना ही मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में रखूँगा। जो सुनकर लेंजन कहता है, वांगजी तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो? वांगजी कहता है, भाई मैं इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ना चाहता हूँ और एक पीसफुली लाइफ जीना चाहता हूँ। लेंजन कहता है, वांगजी ये आसान नहीं है। वांगजी कहता है, भाई ये आसान है, अगर हम बॉस को ही मार दे तो ये आसान हो जाएगा। लेंजन कहता है, नहीं वांगजी, हम उन्हें नहीं मार सकते, तुम्हें नहीं पता वो हमारे लिए क्या है। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ भाई वो हमारे लिए क्या है, मगर बचपन से अब तक पूरे 30 साल हमने वो किया जो उन्होंने कहा, लेकिन अब बस अब मैं कुछ नहीं करूँगा और अपनी लाइफ को विंग के साथ आपके साथ जीऊँगा और इस लाइफ के लिए मुझे बॉस को भी हटाना पड़े तो मैं हटाऊंगा। इतना कहकर वांगजी बाहर निकल जाता है। तभी लेंजन कहता है, विंग उसे रोको, मैं नहीं चाहता कि वो कुछ गलत करे। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं लेंजन, वांगजी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, अगर एक इंसान के जाने से सबकी लाइफ सिक्योर होती है तो उसे ये करने दो, कम से कम हम सब अपनी लाइफ को अच्छे से जी तो पाएंगे ना। इधर हम वांगजी को देखते हैं जो वो सारा सामान लेकर बॉस के पास पहुंचता है और बॉस को उसके हथियारों का बॉक्स देते हुए कहता है, बॉस अब बहुत हो गया, हम आपकी ये माफिया गैंग को छोड़ रहे हैं, हम दोनों भाई अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, इसलिए आगे से हम आपका कोई भी बात नहीं मानेंगे और ना ही कभी आपके रास्ते में आएंगे, मगर हाँ, आप भी कभी हमारे रास्ते में मत आना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जो सुनकर वो पर्सन मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुमने अपने दिल की बात कह ही दी है, मैं तो कब से चाहता था कि तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो और मैं ये भी जानता हूँ कि ये तुम्हारे नहीं बल्कि उस ओमेगा बॉय के शब्द है, इसलिए तुम्हें माफिया रूल तो पता है ना। आप जाओ, अच्छे बच्चे की तरह घर जाओ और उस ओमेगा बॉय को मेरे पास भेजो। जो सुनते ही वांगजू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपने गन निकालता है और माफिया बॉस को शूट कर देता है। साथ ही वहाँ खड़े गार्ड को भी वो सबको मारता है और फिर अपने गार्ड से कहता है, इन सब की बॉडी को ठिकाने लगा दो। उसके बाद वांगजी के गार्ड उन सभी बॉडीगार्ड को बॉडी को ठिकाने लगाते हैं और अब वांगजी घर आकर लेंजन को बताता है कि भाई उसने बॉस को मार दिया। जो सुनकर विंग के फेस पर तो स्माइल थी मगर लेंजन के फेस पर सैडनेस थी, क्योंकि चाहे जैसे भी हो मगर आज लेंजन और वांगजी जिंदा है तो उसी की वजह से। अब नेक्स्ट डे तभी माफियाज की मीटिंग बुलाई जाती है जहां माफियाज की गद्दी वेंचाओ को दी जाती है और वेंचाओ को लेंजन समझाता है कि उसे भी उसके डैड की मौत का गम था, क्योंकि बॉस ने तुम्हारे डैड के साथ जो किया वो गलत था, लेकिन अब तुम्हें मैं ये गद्दी दे रहा हूँ तो इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना, कोई भी इलीगल काम नहीं करना बल्कि अपनी सिटी को अपने लोगों को ही सेव करना एक असली माफिया का काम होता है। हमें उन गुनाहगारों को सज़ा देना चाहिए जो गुनाह करने के बाद ये सोचता है कि हम बच गए, ऐसे गुनाहगारों को हमें सज़ा देनी चाहिए, समझे। बेंचाओ जो मात्र अभी 23 साल का था वो लेंजन की बातों को सुनता भी है और समझता भी है, इसलिए वो लेंजन से वादा करता है कि वो इस गद्दी का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करेगा। और अब समय बीत रहा था। एक दिन अब हम विंग को देखते हैं जो प्रेग्नेंट था। वहीं अब विंग आज़ादी से वांगजी और लेंजन के साथ बाहर घूमने जाता था। साथ ही वो अपनी मॉम से भी मिलता है और बताता है कि उसके एक नहीं बल्कि दो पार्टनर हैं जो उसे काफ़ी खुश रखते हैं। और अब विंग जियान फेमियान को भी माफ़ कर देता है क्योंकि उसकी माँ की शादी जियान फेमियान से धोखे से कराई गई थी। वहीं विंग को ये भी पता चल गया था कि उसके बायोलॉजिकल डैड की मौत हो चुकी है और अब वो चारों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे।
जहाँ विंग की मॉम भी विंग के साथ ही रहती थी और ठीक 9 महीने बाद विंग ट्विंस बेबी को बर्थ देता है। और अब लैंगजिन भी हैप्पी क्योंकि उसके पास भी एक बेबी था और वांगजी भी हैप्पी क्योंकि उसके पास भी एक बेबी था। वहीं विंग भी हैप्पी क्योंकि उसके पास उसकी मॉम और दो पार्टनर थे, तो वो भी हैप्पी था। गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। और हाँ, अब आपसे कल मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।